गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है निगमीय शासन या कॉरपोरेट गवर्नेंस। अब जब हमने कंपनी लॉ इस विषय की शुरुआत की थी तभी हमने जब कंपनी किस तरह का संगठन है ये पढ़ा था, कंपनी की परिभाषा, कंपनी के लक्षण जब पढ़े थे तब हमने पढ़ा था कि कंपनी का एक महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि कंपनी में मालिक और प्रबंध ये दोनों अलग अलग होते हैं। मतलब कि ओनरशिप इज़ डिफरेंशिएटेड फ्रॉम मैनेजमेंट। ओनर्स अलग है, मैनेज करने वाले जो है वो अलग है। तो अब क्योंकि ओनर्स और मैनेजमेंट डिफरेंशिएटेड है, दोनों अलग अलग है, तो ओनर्स कौन होते हैं? ओनर्स होते हैं शेयर होल्डर्स। और मैनेज करने वाले कौन है? मैनेज करने वाले हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब क्योंकि ओनर्स और मैनेजर्स डिफरेंशिएटेड है, ओनर्स को मैनेजर्स पर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर उनका कंट्रोल होना चाहिए, जिसके लिए कंपनीज एक्ट के अंतर्गत ही कई सारे रूल्स हैं, जैसे कि शेयर होल्डर्स खुद डायरेक्टर्स को इलेक्ट करेंगे। शेयर होल्डर्स को सारी महत्वपूर्ण जानकारी दिए बिना डायरेक्टर्स निर्णय नहीं ले सकते। जो इम्पोर्टेंट मैटर्स है उनके लिए शेयर होल्डर्स के साथ बैठक लेना या शेयर होल्डर्स की मीटिंग लेना ज़रूरी है। शेयर होल्डर्स की राय जानना ज़रूरी है। शेयर होल्डर्स अपने में से ही डायरेक्टर्स को चुनते हैं, और अगर वो डायरेक्टर्स का काम सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता है तो शेयर होल्डर्स उन डायरेक्टर्स को हटा भी सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अक्सर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होता है। तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्योंकि वो स्वतंत्र है, वो किसी के भी प्रो या अगेंस्ट नहीं है, और वो इंडिपेंडेंटली कंपनी के हित के लिए काम करता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कॉरपोरेट गवर्नेंस का, इसका मुख्य उद्देश्य ये देखना है कि कंपनी का मैनेजमेंट और कंट्रोल सही तरीके से हो रहा है या नहीं, कंपनी का प्रबंध किस तरह से चलाया जा रहा है, जिस तरह से वो चलाया जा रहा है क्या वो कुशल है, इफ़ेक्टिव है, या उसमें सुधार की आवश्यकता है, और अंशधारकों और कॉरपोरेट मैनेजमेंट के बीच अच्छे संबंध बने रहे ताकि कंपनी का उद्देश्य सही तरीके से प्राप्त किया जाए। तो ये जो डेफिनेशन है कॉरपोरेट गवर्नेंस की, इट इज़ अ सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। तो ये 1991 में इंग्लैंड में जो कैडबरी समिति का गठन हुआ था उनके रिपोर्ट पर आधारित ये डेफिनेशन है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या है। कॉरपोरेट गवर्नेंस इज़ अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग कंपनीज। तो अब इस कॉरपोरेट गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट के क्या एलिमेंट्स हैं, क्या तत्व हैं? तो प्राथमिक रूप से वह कंपनी के प्रबंधक, निर्देशक मंडल, अंकेक्षक, अंशधारी, ऋणदाताओं एवं अन्य हितधारकों के बीच संबंधों के विषयों में होता है। निगमीय शासन की धुरी है प्रबंधकों व अंशधारियों के बीच संबंध। अंशधारक चाहते हैं कि कंपनी का संचालन इस प्रकार किया जाए कि लंबी अवधि में उनका धन बढ़े, तथा प्रबंधक उन अंशधारियों के हित के विरुद्ध स्वयं अपनी जेबें न भरे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं कंपनी में, और वो ये चाहेंगे कि जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो लंबे समय तक के लिए उनको रिटर्न्स देते रहे। अब अगर इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक के लिए रिटर्न्स देने हैं तो कंपनी की मैनेजमेंट को काबिल होना है। और क्योंकि ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेटेड है, डिफरेंशिएटेड है, यहाँ ये भी संभावनाएं होती है कि डायरेक्टर्स या जो मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ये लोग जो है वो कोई अपना किसी तरह का सीक्रेट प्रॉफिट न कमाए एट द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। जो सेकंड पॉइंट है
वो संरचना निगमीय शासन का दूसरा आधार है। स्ट्रक्चर, किस स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं? वह संरचना या ढांचा जिसके माध्यम से कंपनी के उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए सही ढंग या तरीके अपनाए जाते हैं तथा उद्देश्य प्राप्त हुए हैं या नहीं, यह देखने के लिए तरीके ढूंढे जाते हैं। तो जब यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात होती है तो स्ट्रक्चर ऑफ द मैनेजमेंट ये भी यहाँ पर आता है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर, उस वहाँ की संरचना कैसी है, मैनेजमेंट के पावर्स क्या है, कहाँ तक इनके पावर्स पर कंट्रोल है, मैनेजमेंट में डाइवर्सिटी है या नहीं, ये सब इम्पोर्टेंट है। और अब हम वो ही देखने जा रहे हैं कि कॉरपोरेट गवर्नेंस को अगर हमको सुधारना है तो हमें क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले है संचालक मंडल का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के काम का मूल्यांकन शेयर होल्डर्स द्वारा किया ही जाता है। हर एनुअल जनरल मीटिंग में जो रिपोर्ट्स एंड ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट्स शेयर होल्डर्स के सामने रखे जाते हैं और कंपनी का परफॉर्मेंस शेयर होल्डर्स के सामने रखा जाता है। उससे डायरेक्टर्स का परफॉर्मेंस भी रिफ्लेक्ट होता है। तो ये भी देखना ज़रूरी है कि इन्होंने जो नीतियाँ अपनाई हुई है, क्या ये नीतियाँ श्रेष्ठ है, क्या ये नीतियाँ सही है, क्या ये लंबे समय तक कंपनी के फ़ायदे के लिए रहेगी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ नीतियाँ जो अपनाई जाती है शॉर्ट टर्म में इफ़ेक्ट्स नहीं देती है, पर लॉन्ग टर्म में कंपनी को अच्छे इफ़ेक्ट्स देती है। तो डायरेक्टर्स में ये दूरदर्शिता होनी चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म की इफ़ेक्ट्स का सोच करके आज से ही कदम उठाएं। तो क्या डायरेक्टर्स में ये फोरसाइट है, क्या ये सही निर्णय लेने में काबिल है, इसका अंदाज़ा लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्णयों में पारदर्शिता। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शेयर होल्डर्स हर चीज़ में अपनी टांग नहीं अड़ा सकते, क्योंकि जो रूटीन नेचर के काम होते हैं वो डायरेक्टर्स जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उस तरह से निपटाते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट मैटर्स है उसमें शेयर होल्डर्स से कंसल्टेशन होना ज़रूरी होता है और जो मेजर डिसीजंस है उसमें ट्रांसपेरेंसी मतलब कि पारदर्शिता होना आवश्यक है, ताकि कभी भी शेयर होल्डर्स को ये ना लगे कि उन्हें इनफ इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है या उन्हें अंधेरे में रख करके कुछ निर्णय लिए गए हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डाइवर्सिटी का, डाइवर्सिटी इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो डाइवर्सिटी किन चीज़ों में होनी चाहिए? उनके एक्सपीरियंस, अनुभव, ज्ञान, आयु, एक्सपर्टीज़ इत्यादि में डाइवर्सिटी होनी चाहिए। जितना डाइवर्स मैनेजमेंट होगा उतना ही नई नई चीज़ें वो अपनाएगा और उतना ही वो आगे बढ़ेगा। और जितना मैनेजमेंट कंस्ट्रिक्टेड होगा, डाइवर्सिटी कम होगी, तो उनका स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ भी अपने आप ही कंट्रोल्ड रहेगा। जो डाइवर्स मैनेजमेंट जिस स्पीड से आगे बढ़ेगा उतना कंस्ट्रिक्टेड मैनेजमेंट नहीं बढ़ेगा। तो उसमें उनको डाइवर्सिटी और फ्रीडम ये भी देना आवश्यक है। स्वतंत्र संचालकों की नियुक्ति, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो किसी के भी प्रो नहीं हो, किसी के भी अगेंस्ट नहीं हो और इंडिपेंडेंटली कंपनी के लिए काम करे। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 1/3 स्वतंत्र निर्देशक होने चाहिए।
तो सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी मतलब कि लिस्टेड पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 1/3 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर्स। यदि कंपनी में संचालक मंडल में महिलाएं भी सदस्य हो तो कंपनी की कार्यकुशलता बढ़ती है। संसार में ग्राहकों द्वारा खर्च की जाने वाली 70% रकम पर महिलाओं का नियंत्रण होता है, अतः महिलाएं ही ग्राहकों के व्यवहार व खर्च करने की आदतों का सही आकलन कर सकती है। तो ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा जो गवर्नमेंट का वुमेन एम्पावरमेंट कैंपेन है उसके अंतर्गत वुमेन डायरेक्टर्स को भी स्कोप मिलना ज़रूरी है और इसलिए उनके अपॉइंटमेंट को कंपलसरी कर दिया गया है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अंकेक्षकों की स्वतंत्रता। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अंकेक्षक वो है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं, कंपनी के लेखों की वो जांच करते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि वो बिना किसी दबाव के कार्य करें और फ्रीली वो काम कर सके। अगर उन्हें कुछ गलतियां नज़र आती है तो डर के मारे वो गलतियां रिपोर्ट में लिखे ही नहीं, ऐसा न हो, उन्हें फुल फ्रीडम होना चाहिए। अन्यथा संचालकों के काम पर कंट्रोल करना मुश्किल है। जोखिमों का प्रबंध, आपदा का प्रबंध, ये दोनों ही चीज़ें नई है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये नए आए हुए हैं एकेडमिकली। प्रत्येक कंपनी को अपने उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कोई रणनीति अपनानी होती है, यानी कि स्ट्रैटेजी अपनानी होती है और स्ट्रैटेजी के साथ कुछ रिस्क्स आते ही हैं। उत्तम कंपनी प्रबंध उसे कहा जाएगा जो अप्रत्याशित जोखिमों को कम कर सकता है और उसे निपटाने की क्षमता है। संचालक मंडल को ऐसी नीतियों से बचना चाहिए जो बहुत अधिक जोखिमपूर्ण हो। थोड़े बहुत रिस्क लिए बिना कोई भी कंपनी काम नहीं कर सकती, लेकिन कंपनी रिस्क लेती भी है तो वो कैलकुलेटेड रिस्क्स ले, ऐसे रिस्क ना ले जिससे कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान होगा और हमेशा के लिए कंपनी डूब जाएगी। तो ये भी कंपनी के डायरेक्टर्स के डिसीजंस पर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह की रिस्क लेते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपदा का प्रबंध। किसी भी संस्था को विभिन्न तरह की संकटों का सामना करना पड़ता है, तो ये नेचुरल हो सकते हैं या मैन मेड भी हो सकते हैं। तो इन आपदाओं से निपटने के लिए मैनेजमेंट को हमेशा प्लान्स तैयार रखने चाहिए, क्योंकि कोई भी संकट बता के नहीं आता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सीटी बजाना। सीटी बजाना इसका अर्थ है कंपनी के इसके हितधारकों का समाज के हित के लिए संस्था के वर्तमान या भूतपूर्व कर्मचारी द्वारा संस्था में हो रही अवैधानिक, अनैतिक अथवा गलत कार्यों को प्रकट करना। तो ये एक चौकीदार जैसा काम है कि सीटी बजाना मतलब कि सावधान करना। भारत में सीटी बजाने की नीति, हाँ, सावधान किस लिए करना, अगर कंपनी में कोई अवैधानिक या गलत काम हो रहा है तो सीटी बजाओ नीति भारत में केवल जनता के सेवकों या केंद्रीय सरकार के संबंधित कार्यों तक ही सीमित है। यह कंपनियों पर लागू नहीं होती सिवाय सूचीबद्धन अनुबंधन के वाक्य 49 के कंपनियों पर। सीटी बजाओ का यह नियम कंपनी पर लागू होना चाहिए जहां पर भारतीय कॉरपोरेट जगत में भ्रष्ट व्यवहारों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जब तक कोई कानून न बने, कंपनियों को अपनी स्वयं की सीटी बजाओ नीतियां अपनानी चाहिए। कई बड़ी कंपनियों ने ऐसा किया भी है और सीटी बजाने वाले व्यक्ति की आइडेंटिटी को गोपनीय रखा जाना चाहिए और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। तो ये थे वो स्टेप्स जो कॉरपोरेट गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को एक्चुअल में लाने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए आवश्यक होते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, पर इसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।